आपके नेक में प्रेजेंट होता है बिटवीन द लेवल ऑफ द C3 वर्टिब्रा से लेके C6 वर्टिब्रा तक। सो लेग्स के अंदर देर आर कपल ऑफ कार्टिलेजेस, इसमें 9 कार्टिलेजेस होती हैं और उसके अलावा छोटे छोटे मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं कुछ, वो हम बारी बारी सबको देखेंगे। अच्छा, इस लैरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेजेस होती हैं वो 9 कार्टिलेजेस होती हैं, 9। और इन 9 कार्टिलेजेस में से 9 कार्टिलेजेस में से 3 जो होती हैं वो सिंगल होती हैं, अनपेड होती हैं, और बाकी की जो 6 जो होती हैं, 6 जो होती हैं वो होती हैं पेड होती हैं, यानी कि वो 2-2 होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। हमें सबसे पहले जो हमारी कार्टिलेज है वो बेसिकली वो जो हम देख रहे हैं वो थायराइड कार्टिलेज है। हियर यू कैन सी थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, वर्ड थायराइड का मतलब जो है वो है शील्ड लाइक। ठीक है, शील्ड, ढाल, जैसा तलवारबाजी में पुराने जमाने में यूज होती थी ना, तो ये ढाल की शेप की होती है। इसके 2 लेमिनास होते हैं, राइट लेमिना, लेफ्ट लेमिना, और ये लेमिना मिड लाइन में जुड़े हुए होते हैं, और मिड लाइन में जुड़े हुए होते हैं, और इसको लेरेंजियल प्रोमिनेंस बोलते हैं, लेरेंजियल प्रोमिनेंस। और देन इट हैज गॉट सुपीरियर बॉर्डर, ये आपको नजर आ रहा है, और फिर उसके बाद नीचे इंफीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, और इसके अलावा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। मैं अगली डायग्राम पे जाता हूँ। नाउ लुक एट दिस, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, एंड हियर वी हैव गॉट इंफीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ये आप सामने से देख रहे हो, लैरिंक्स को सामने से देख रहे हो, एंटीरियर व्यू से। ठीक है, और ये ऊपर आपको जो नजर आ रही है, दिस इज हायाइड बोन। हायाइड बोन, हायाइड बोन जो होती है वो हायाइड वर्ड का मतलब होता है यू शेप। तो ये यू शेप एक छोटी सी बोन होती है, और इसका एक बॉडी होती है, ये आपको नजर आ रही है, बॉडी होती है। और उसके अलावा इसमें ये बॉडी है, और ये ग्रेटर कॉर्नू है, लेसर कॉर्नू है। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज जो है वो इंडेंटेड होती है, इसमें एक इंडेंट होता है, एक इसमें, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड नॉच। ये जो वी शेप एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर थायराइड नॉच। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि 2 लेमिनास है, राइट लेमिना, लेफ्ट लेमिना, और वो मिड लाइन में मिल रहे हैं आपस में, दिस इज कॉल्ड लेरेंजियल प्रोमिनेंस। देन इट इज गॉट सुपीरियर बॉर्डर, देन इट हैज गॉट इंफीरियर बॉर्डर। ये सामने से आप देख रहे थे। अब नाउ दिस इज द सेम स्ट्रक्चर, आपने इसको घुमा के अब आप इसको पोस्टीरियर साइड से देख रहे हो, पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हो। नाउ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज को अगर आप गौर से देखो तो ये कंप्लीट रिंग की फॉर्म में नहीं होती, पीछे बैकलेस होती है। ये देखो, ये पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज बैकलेस। ठीक है, इसीलिए हम इसको थायराइड बोलते हैं, जो शील्ड लाइक, ढाल की तरह। ठीक है, तो ये लेरेंजियल प्रोमिनेंस, एंड इसको अगर हम उसमें देखें तो ये जब 2 लेमिना आपस में मिलते हैं तो ये एक प्रोमिनेंस बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड लेरेंजियल प्रोमिनेंस। और इसको आम फहम जबान में या आम उसमें जो लड़कों में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस होती है, मेल्स में, इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। एडम्स एप्पल, जो बाज जो कमजोर लोग होते हैं मेल्स, उनके गले में आपने देखा होगा हड्डी प्रोमिनेंट हुई हुई होती है। ठीक है, दैट इज लेरेंजियल प्रोमिनेंस। it is due to union of 2 laminas of the thyroid cartilage, and this is called Adam's apple. ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखो तो ये आपको बीच में एक लिगामेंट नजर आ रहा है। मैं साथ साथ अब आपको लिगामेंट भी करवाता जा रहा हूँ। ये आपको लिगामेंट एक नजर आ रहा है, दिस लिगामेंट स्पैन्स between the superior border of the thyroid cartilage and hyoid bone. It is present between these 2 structures, superior border of the thyroid cartilage here, and superiorly it is present between the hyoid bone. This membrane is called thyroid membrane. So there is no rocket science in it, क्योंकि ये थायराइड कार्टिलेज और हाइड बोन के दरमियान में प्रेजेंट है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, थायरोहाइड मेम्ब्रेन। अगर अब आप इसको गौर से देखो तो इस थायरोहाइड मेम्ब्रेन में एक ओपनिंग आपको नजर आ रही है। इस ओपनिंग को याद रखना है आप लोगों ने, इधर साइड पे। ठीक है, ये हम बाद में मैं बताऊंगा आपको। नाउ ये जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन है, ये मिड में ये थिक होती है, यहाँ पे ये थिक होती है, ये मिड में। ठीक है, वही थायरोहाइड मेम्ब्रेन दरमियान में, सेंटर में, मिड लाइन में थिक होती है, और इसको आप कह देते हो थायरोहाइड लिगामेंट बोल देते हैं इसको, थायरोहाइड लिगामेंट। फिर ये थिन हो जाती है, और उसके बाद लैटरल एस्पेक्ट पे भी ये फिर थिक हो जाती है।
ठीक है जी। और दोनों साइड पे ये थिक हो जाती है, इसको कहते हैं लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट। तो वैसे ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन है सारी की सारी, मिड लाइन में ये थिक है, तो इसको थायरोहाइड मेम्ब्रेन की बजाय थायरोहाइड लिगामेंट बोल देते हैं। और लैटरल साइड पे भी ये थिक है, तो इसको लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट कह देते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा सुपीरियरली वी हैव सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, टू लैमिना, थायराइड, laryngeal prominence, and then with superior thyroid notch, then we have got thyroid membrane, midline it is thick, it is called thyroid ligament, and lateral side it is thick as well, this is called lateral thyroid ligament. ठीक है जी, and this is posterior border, and between these two posterior border there is nothing. ठीक है, there is nothing, so it is ये बिल्कुल ये, और ये लेरेंजियल प्रोमिनेंस कैसे होती है, जैसे कश्ती के आगे से नोक बनती है ना, एक थायराइड लैमिना दूसरे थायराइड लैमिना से आपस में मिलता है। ठीक है, देन इंफीरियर थायराइड लिगामेंट बॉर्डर आल्सो हैड गॉट अ स्लाइट इंडेंटेशन होती है इसमें। अच्छा, अब मैं इसी डायग्राम को आपको लैटरल साइड से दिखाने लगा हूं। अब आपने इसको घुमा दिया है और अब आप इसी सारे स्ट्रक्चर को, ये आपने एंटीरियर व्यू देखा था, ये पोस्टीरियर व्यू देखा था, और इधर आप लैटरल व्यू देख रहे हो। ठीक है, ये आपको सुपीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है थायराइड का। ठीक है, और ये क्या, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और ये इंफीरियर बॉर्डर, ये एक थायराइड लैमिना है, और इस थायराइड लैमिना के ऊपर एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। ठीक है, नाउ दिस इज थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये वो मैं बता रहा था कि ये ओपनिंग है इसके अंदर, विच इज इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये मैंने कहा था मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी एक्सटेंड करता है एज अ, इसमें दो हैंडल से बनते हैं, और इन हैंडल्स को बोलते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड कॉर्नूज। ठीक है जी, थायराइड हॉर्न्स बोलते हैं, ये हॉर्न सींगों की तरह के दो वो हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर की अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सटेंशन है। ठीक है, यहां तक आपने ये चीज देख ली। अब मैं आगे जाता हूं, तो अब ये अब सामने से आपको नजर आ रहा है बिल्कुल थायराइड कार्टिलेज के नीचे, हियर वी हैव गॉट अनदर कार्टिलेज, एंड दिस कार्टिलेज इज कंप्लीट, इट इज द ओन। अच्छा, ये अभी हमने वन जो मैंने कहा था 9 कार्टिलेज, उसमें से हम सिंगल वाली कर रहे हैं, पेयर्ड नहीं कर रहे अभी। ये आपको जो नजर आ रही है, इट इज क्रीकॉइड कार्टिलेज, वर्ड क्रीकॉइड वर्ड का मतलब होता है रिंग को बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ये देखो तो अब इसी कार्टिलेज को मैं आपको ये नीचे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये कंप्लीट रिंग की फॉर्म में, जिस तरह अंगूठी होती है। ठीक है, उस तरह ये क्रीकॉइड कार्टिलेज आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई, क्रीकॉइड कार्टिलेज। अच्छा, अब इस कार्टिलेज को अगर गौर से देखो तो ये एंटीरियर से ये जो होती है क्या होती है, ये नैरो होती है, पोस्टीरियर पोर्शन इसका ब्रॉड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ब्रॉड होता है, तो इट इज शेप लाइक अ सिग्नेट रिंग, जिस तरह नग वाली अंगूठी होती है ना, वैसे। तो अब आप ये देखो, ये जो नैरो पोर्शन है इसको आर्च बोलते हैं, और जो पीछे ब्रॉड वाला पोर्शन होता है उसको लैमिना कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर जो छोटे छोटे आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इसको आपने नहीं अभी अभी छोड़ देना है, ये और कार्टिलेजेस हैं, अनदर पेयर है। अभी हम सिंगल कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो आपने पहले थायराइड देखी, उसका आपने सुपीरियर बॉर्डर देखा, इंफीरियर बॉर्डर देखा, पोस्टीरियर बॉर्डर देखा, दो हॉर्न्स देखे, लेमिनास देखे, फिर उसके बाद आपने ऑब्लिक लाइंस देखी। ठीक है, और उसके बाद आपने दूसरी आप कार्टिलेज देख रहे हो, क्रीकॉइड के बारे में मैंने कहा है कि ये क्या है, रिंग शेप्ड है, इसका एक एंटीरियर नैरो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन ब्रॉड है। अंगूठी भी ऐसे ही होती है ना, जो हाथ की बैक पे आती है, जहां पे नग लगा हुआ होता है वो ब्रॉड होती है, जहां पे कोई किसी ने किसी फॉर एग्जांपल अकीक की, जमूर की, दुरे नजफ की अंगूठी पहनी हुई है, तो वो आप देखोगे कि वो अंगूठी जो एक उसका पोर्शन ब्रॉड है, और जो पाम वाली साइड पे है वो नैरो होती है रिंग की। तो ये आर्च हो गया, और ब्रॉड वाला पोर्शन जो हो गया वो क्या हो गया है, वो लैमिना हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को, क्रीकॉइड कार्टिलेज को आप बैक से देख रहे हो, ये आपको सामने से नजर आ रही है थायराइड कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे, और ये आपको वो ब्रॉड वाला नग वाला पोर्शन, सिग्नेट रिंग का जो ब्रॉड वाला लेमिना वाला पोर्शन है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो लेमिना वाला पोर्शन बैक पे होता है, और जो दूसरा नैरो पोर्शन होता है वो सामने होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रीकॉइड कार्टिलेज। और क्रीकॉइड कार्टिलेज को अगर आप गौर से देखो तो मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट कार्टिलेज होती है, नैरो। सो इस सिलसिले की 9 कार्टिलेजेस में से ये इट इज ओनली कार्टिलेज क्रीकॉइड कार्टिलेज विच इज रिंग लाइक, कंप्लीट रिंग है ये, एक अंगूठी की तरह। और इसमें इसकी विड्थ कितनी होती है कि इसमें एक टिप ऑफ द लिटिल फिंगर जो है ना, वो ये अकोमोडेट कर सकती है। ठीक है,
अब हम ये देख रहे हैं कि अब एक और हमें लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है जी। वो क्या है, ये लिगामेंट थायराइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड कार्टिलेज के लिगामेंट के कार्टिलेज के दरमियान में है। ये वाला लिगामेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, ठीक है। ये क्या है, ये भी आप देखो सेंटर में थिक है, पेरिफेरी पे ये थिन है, पेरिफेरी पे ये थिन है और सेंटर में ये थिक है। इसको कहते हैं क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन, क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्रीकॉइड कार्टिलेज से के आर्च के सुपीरियर बॉर्डर से ये निकलता है और ऊपर थायराइड कार्टिलेज के जो है आपका थायराइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर पे ये जाके लिगामेंट अटैच हो जाता है और मिड लाइन में ये थिक होता है। इसको मीडियन क्रीकोथायराइड लिगामेंट बोल देते हैं, अदरवाइज ये सारी की सारी क्या है, क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, अब मैं दोबारा अगली डायग्राम पे आता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया था इंफीरियर जो है वो क्या है, हॉर्न है उसका थायराइड कार्टिलेज का। ये क्या करता है, क्रीकॉइड कार्टिलेज के साथ यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये जॉइंट बना रहा है, ठीक है, ये एक जॉइंट बन रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रीको थायराइड जॉइंट। अब जॉइंट जहां पे बनेगा इसके ऊपर मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है इसके ऊपर, क्रीकोथायराइड जॉइंट बन गया। अब ये आपको क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन नजर आ रही है लैटरल एस्पेक्ट से, ये इसका लैटरल पार्ट है थोड़ा सा और ये मीडियन पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, क्या चीज हमने देख ली, हमने क्रीकॉइड वो भी देख ली। अब इसके ऊपर अब आपने ये देखा, ये क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन का लेगा उसका कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर था, ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, जिसमें मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, जो आपको ऊपर से थोड़ा सा टॉप व्यू से आप देख रहे हो। इसी तरह ये इंफीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये इंफीरियर बॉर्डर है और ये सुपीरियर बॉर्डर है। तो अब ये इसको आप अगर आप गौर से देखो तो ये जो क्रीकॉइड कार्टिलेज का जो सुपीरियर लेमिना का, पीछे लेमिना का जो सुपीरियर बॉर्डर है, इसमें मिड लाइन से थोड़ा सा हट के आइदर साइड पे एक कार्टिलेज और पड़ी थी ये। अब अच्छा पहले मैं इससे भी पहले चलो मैं आपको वो करवा देता हूँ, तीसरी जो हमारी सिंगल कार्टिलेज कौन सी है। दिस ये आप, मैंने बताया ना कि आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हो, इस वाले ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस वो है ना, वो माय नेम इज खान, खान फ्रॉम एपिग्लॉटिस, ठीक है। दिस इज एपिग्लॉटिस, ये लिड लाइक शेप, लीफ जैसा पत्ता होता है ना, उसकी तरह का ये शेप होता है, ठीक है। ये ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से क्या होता है, ये नैरो होता है, स्टॉक लाइक होता है, स्टॉक जैसे पत्ते की स्टॉक होती है, ठीक है। तो दिस एपिग्लॉटिस इज, बाकी तमाम कार्टिलेजेस ये आप जितनी भी देखोगे ये क्या है, ये हाइलाइन कार्टिलेजेस है, हाइलाइन कार्टिलेजेस है। ये जो कार्टिलेज है ना, ये वाली एपिग्लॉटिस वाली, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टिक, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज। अब इसको देखो आप, ये इसके दो लेटरल बॉर्डर्स हैं इस इलास्टिक कार्टिलेजेस, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब एपिग्लॉटिस में बंद होना होता है तो ये जिस अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये आपकी तरफ को मूव करेगा और ये इस लेरेंजियल इनलेट को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। ये मैं भी आपको आगे दोबारा दिखाऊंगा, अभी इसको देख लो, ठीक है जी। तो अब इस एपिग्लॉटिस को हम लैटरल साइड से देखते हैं ना, दिस इज एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है और ये नीचे लेरेंजियल इनलेट है। जब ये यूं नीचे को आएगा तो ये इसको कवर कर लेगा लेरेंजियल इनलेट को, और फूड जो पीछे लैरिंक्स ट्रेकिया के बिल्कुल, लैरिंक्स के बिल्कुल पीछे फेरिंक्स और ट्रेकिया होता है, इसमें उतर जाएगा, ठीक है जी। ना दिस, ये आपको बाहर से एक्सटर्नल सरफेस नजर आ रही है थायराइड कार्टिलेज की, ये आपको थायराइड कार्टिलेज की सारी एक्सटर्नल सरफेस नजर आ रही है। अब इस डायग्राम में क्या किया है इसने, इसने कट कट किया हुआ, मिड लाइन कट सेक्शन दिया हुआ है। अब ये देखो, ये आपको ये कट सेक्शन में नजर आ रहा है, ये देखो ये थायराइड कार्टिलेज का कट सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आपको क्या, ये आपको क्रीकॉइड कार्टिलेज का जो ब्रॉड वाला पीछे वाला पोर्शन है ना, लेमिना, ये वो नजर आ रहा है। और ये आगे वाला पोर्शन इसका आपको नजर आ रहा है, आर्च वाला पोर्शन। क्योंकि वैसे तो अगर आप इसको, ये जो नीचे जो आपको नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हो, सॉरी, इस डायग्राम में ये तो टॉप व्यू है, कंप्लीट रिंग है, लेकिन जब आप इसको मिड लाइन में साइकिल सेक्शन में काटोगे तो ऑब्वियसली ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आप तकरीबन लेटरल व्यू से देख रहे हो, फिर आपने इसको कट किया मिड लाइन में और आपको अभी ये नजर आ रहा है ना, दिस इज योर एपिग्लॉटिस। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे एक लिगामेंट नजर आ रहा है जिसमें स्टॉक एपिग्लॉटिस की, थायराइड कार्टिलेज की, ये थायराइड कार्टिलेज की अंदर वाली सरफेस है ये सारी, ये अंदर लैरिंक्स की तरफ वाली सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस है, ये लैरिंक्स वाली सरफेस है जो अंदर वाली सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो,
ये थायराइड, ये जो आपकी है एपिग्लॉटिस, ये थायराइड कार्टिलेज की अंदर वाली सरफेस पे मिड लाइन में एंटीरियरली ये इसके साथ जुड़ी हुई होती है एक लिगामेंट के थ्रू। दिस इज कॉल्ड क्रीकोथायराइड, सॉरी थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, थायराइड और एपिग्लॉटिक। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, यहाँ पे आप देखो ये हाइड बोन है, हाइड बोन की अंदर वाली सरफेस पे और एपिग्लॉटिस की पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर एक और लिगामेंट है। दिस इज कॉल्ड हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट एंड थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। और ये आपको थायरोहाइड मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ठीक है। और ये एंटीरियरली मिड लाइन में ये थिक है, थायरोहाइड लिगामेंट बोल देते हैं इसको। और उसके बाद ये बीच में थोड़ा सा इसका पोर्शन जो आता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और फिर पोस्टीरियरली ये फिर थिक हो जाती है, और इसको आप क्या बोलते हो, लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट बोलते हो। और ये वो ओपनिंग है जिसको आप कह रहे हो कि इट इज ओपनिंग प्रेजेंट इन द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम जाते हैं पेड कार्टिलेजेस के ऊपर। आपके ऊपर पेड कार्टिलेजेस आपकी, आपने कौन अनपेड कौन कौन सी है, थायराइड है, क्रीकॉइड है, और उसके अलावा जो है वो क्या आ गई है, ये क्रीकॉइड है और एपिग्लॉटिस है। अब पेड़ में क्या है, पेड़ में नाउ लुक एट दिस थिंग, ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है विच इज एरिटेनॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिटेनॉइड। पेयर की फॉर्म में होती है, दो हैं देखो, एक राइट साइड पे है एक लेफ्ट साइड पे। और इस एरिटेनॉइड कार्टिलेज की टिप के ऊपर, टॉप के ऊपर दो कार्टिलेजेस और बैठी हुई हैं, दे आर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द एरिटेनॉइड कार्टिलेज। दीज आर कॉल्ड कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस, ठीक है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेजेस। अच्छा, कॉर्निकुलेट का मतलब क्या होता है, कॉर्न लाइक, या जिस सींग नहीं होते छोटे छोटे, ये तो कोई दो छोटे छोटे सींग बने हैं। तो हमने अभी पेड़ में कौन सी दो कार्टिलेजेस देखी, एक हमने देखी एरिटेनॉइड कार्टिलेज और एक देखी हमने कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये दो अलग कार्टिलेजेस हैं, एरिटेनॉइड, और ये जो टिप पे जो बैठी हुई है कॉर्निकुलेट, ये अलग कार्टिलेजेस हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, एरिटेनॉइड कार्टिलेज की। एरिटेनॉइड कार्टिलेज को अगर आप गौर से देखो तो ये पिरामिडल शेप है, जैसा पिरामिड होता है ना, ये पिरामिडल शेप है। इसकी तीन सर्फेसेस होती हैं, एक ये सर्फेस है, एक मीडियली डायरेक्टेड है, एक पोस्टीरियरली डायरेक्टेड है। और ये जो नीचे ब्रॉड वाला पोर्शन है ना, ये बेस है रेटिनॉइड कार्टिलेज का। और ये जो ऊपर जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ वो कर रहा है, ये एपेक्स है, ठीक है। तो एपेक्स, बेस, ठीक है जी। और ये आपको लंबे लंबे वो नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोसेसेस, इसको बोलते हैं वोकल प्रोसेस, वोकल प्रोसेस। और इस पीछे वाले प्रोसेस को बोलते हैं मस्कुलर प्रोसेस, मस्कुलर प्रोसेस, वोकल प्रोसेस एंड मस्कुलर प्रोसेस, बेस, एपेक्स। बेस क्या करती है, क्रीकॉइड कार्टिलेज का जो लेमिना वाला पोर्शन है उसमें मिड लाइन से थोड़ा सा लैटरल सुपीरियर बॉर्डर के साथ जॉइंट बना रही है। ये देखो यहाँ पे ये जॉइंट बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक जॉइंट ये बन रहा है, ठीक है। और इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, क्रीको एरेटेनॉइड जॉइंट है, क्रीको एरेटेनॉइड जॉइंट है। अब जॉइंट बनेगा तो इसके इन दोनों कार्टिलेजेस के दरमियान में क्या होंगी, मूवमेंट्स होंगी, इनके दरमियान में मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। फिर ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, वो तो हमने देख ही लिया। तो अब मैं ये बताने लगा हूं कि इसको वोकल प्रोसेस क्यों बोलते हैं और इसको मस्कुलर प्रोसेस क्यों बोलते हैं। अब इसी डायग्राम को मैं आपको दोबारा लैटरल से दिखाने लगा। नाउ लुक एट दिस थिंग, ये आप लेटरल साइड से देख रहे हो किसको, आपकी एरेटेनॉइड कार्टिलेज। ये हमने कहा था ये वोकल प्रोसेस है, और पीछे ये वाला मस्कुलर प्रोसेस है पोस्टीरियरली। दिस इज होल बेस, जो कि क्रीकॉइड कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर, लैटरल मिड लाइन से थोड़ा सा लैटरल, वहां पे ये जॉइंट बना रहा है, क्रीको एरेटेनॉइड जॉइंट। और ये क्रीकॉइड कार्टिलेज का आपको इसने ब्रॉड वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन दिखाया, ठीक है। ये आगे आर्च कट सेक्शन में, ठीक है। अब इसको वोकल प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इससे ये वोकल लिगामेंट्स निकल रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल लिगामेंट्स अभी इनको बोलते हैं, फिलहाल इनको वोकल लिगामेंट्स बोलते हैं। ये वोकल प्रोसेस पे अटैच्ड होते हैं, और ये आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, और जाके थायराइड कार्टिलेज के अंदर वाली सरफेस पे, अंदर वाली सरफेस पे एंटीरियरली मिड लाइन में जाके अटैच हो जाते हैं। अब इसी डायग्राम को मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव में, ये आपको वोकल लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है, वोकल लिगामेंट एक और पर्सपेक्टिव में दिखाता हूँ। ना लुक एट दिस, ये देखो, ये आप पीछे से देख रहे हो,
क्योंकि लैमिना पीछे बैक पे होता है, पोस्टीरियरली होता है ब्रॉड वाला पोर्शन क्रिकॉइड कार्टिलेज का, और उसके मिड लाइन के सुपीरियर बॉर्डर पे क्रिकॉइड कार्टिलेज के मिड लाइन से थोड़ा सा लेटरली हट के एरेटेनाइड कार्टिलेज जो है वो क्या बना रही है, वो जॉइंट बना रही है, ठीक है, वो जॉइंट बना रही है। और ये आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज वोकल प्रोसेस, सॉरी मस्कुलर प्रोसेस, ये आगे वोकल प्रोसेस नजर आ रहा है, दिस इज वोकल प्रोसेस, ठीक है, दिस इज वोकल प्रोसेस। अब आप अगर इसको गौर से देखो तो आपको दो लिगामेंट्स आगे की तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चूंकि आपको इसमें इन वोकल लिगामेंट्स की लेंथ नहीं फील हो रही, आपको इनकी लेंथ नहीं नजर आ रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मिसाल के तौर पे आप किसी सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर जाके खड़े हैं और आप ब्रिज के एक एंड पे खड़े हैं और दूसरे एंड को आप देख रहे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तो आपको वो लेंथ नहीं फील होती, थोड़ा सा दूर से आप खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये देखो, ये एंटीरियरली मिड लाइन में जाके ये दोनों लिगामेंट्स जो हैं ये जाके अटैच हो रहे हैं, ठीक है, किसके? थायराइड कार्टिलेज की अंदर वाली सरफेस पे मिड लाइन में जाके ये इसके नीचे थोड़ा सा आपके क्या बोलते हैं, ये जो है आपकी एपिग्लॉटिस, इसके नीचे जाके अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था कि आप ये याद रखें कि आपके पास क्या चीज आ गई है, ये लेटरल बॉर्डर आ गया है, किस चीज का? लेटरल बॉर्डर आ गया है आपके पास एपिग्लॉटिस का, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में अब आप देखें, ये लेटरल बॉर्डर है एपिग्लॉटिस का, ये आपको लेटरल व्यू नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये आपको थायराइड कार्टिलेज नजर आ रही है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का लेमिना नजर आ रहा है, ये आर्च नजर आ रही है, ये क्या नजर आ रहा है, ये एरेटेनाइड कार्टिलेज है, और ये उसके ऊपर कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है। अब हम ये कार्टिलेजेस, अभी हमारी दो कार्टिलेजेस रहती हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये लेटर ऊपर थायराइड क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस के लेटरल बॉर्डर से शुरू हो रही है, एक साइड, ये दो साइड पे होती है ये मेम्ब्रेन, ये राइट बॉर्डर से भी निकलेगी और लेफ्ट बॉर्डर से भी निकलेगी। अब चूंकि ये कट सेक्शन है तो आपको सिर्फ एक वाली नजर आ रही है, ये मेम्ब्रेन नीचे आ रही है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। और ये क्या है, ये थायरोएपिग्लॉटिक लिगामेंट है, ये एपिग्लॉटिस को आप लेटरल व्यू से देख रहे हो, यहां से एक लिगामेंट निकल रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इसको क्वाड एंगुलर लिगामेंट बोलते हैं, क्वाड एंगुलर लिगामेंट, ये सारा, ठीक है। इसको क्वाड एंगुलर लिगामेंट क्यों बोलते हैं? देखो इसकी चार साइड्स हैं, एक, दो, और ये तीन, और ये चार। तो ये किसके किसके बीच में ये क्वाड एंगुलर लिगामेंट? ये है आपके लेटरल बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटिस और नीचे क्या, एरेटेनाइड कार्टिलेज के दरमियान में, ठीक है जी। अगर आप गौर से देखो तो इसके नीचे एक इसका फ्री एज नजर आ रहा है, ये फ्री एज है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड क्वाड एंगुलर लिगामेंट, ठीक है। अब इसके अलावा एक मेम्ब्रेन और होती है, ठीक है, विच इज कॉल्ड क्रिको वोकल लिगामेंट, या इसको बोलते हैं कोनस इलास्टिकस, कोनस इलास्टिकस। ये क्या करती है, नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज से निकल रही है, क्रिकॉइड कार्टिलेज से निकल रही है, और एंटीरियरली ये थायराइड कार्टिलेज के मिड लाइन में अटैच हो रही है, और पोस्टीरियरली ये जो है ना, ये आपका जो एरेटेनाइड कार्टिलेज है इसके ऊपर अटैच हो रही है। तो दो मेम्ब्रेन्स हो गई हैं, एक क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, एक कोनस इलास्टिकस है, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है और एक कोनस इलास्टिकस है, कोनस इलास्टिकस है। ये आपके पास दो मेम्ब्रेन हो गई हैं, एक क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, एक कोनस इलास्टिकस है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आप गौर से देखिएगा, ये आपको ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेंगुलर उसका वो है, ये क्वाड्रेंगुलर जो है ना आपके पास मेम्ब्रेन जो है ना, वो उसका इंफीरियर एज है, फ्री इंफीरियर एज है, फ्री एज है इसका, ठीक है। और इसी तरह ये जो कोनस इलास्टिकस है इसका सुपीरियर फ्री एज है, सुपीरियर फ्री एज। इस इंफीरियर फ्री एज को क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर लिगामेंट, वेस्टिबुलर लिगामेंट। और इस वाले सुपीरियर क्या कहते हैं, कोनस इलास्टिकस के सुपीरियर फ्री एज को बोलते हैं वोकल लिगामेंट, वोकल लिगामेंट, ठीक है। ये दो लिगामेंट बन गए। अब आपने क्या देखा, दो मेम्ब्रेन है, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, कोनस इलास्टिकस है। क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का इंफीरियर फ्री एज वेस्टिबुलर लिगामेंट कहलाता है,
और कोनस इलास्टिकस का सुपीरियर फ्री एज जो है वो क्या कहलाता है, वो वोकल लिगामेंट कहलाता है। अब इन दोनों के दरमियान में एक गैप है, ठीक है, ये गैप है। ये गैप मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि ये गैप क्या है, ठीक है, ये गैप मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि हमें, बल्कि इसी चीज को हम देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं ताकि हमें चीजें कुछ ज्यादा बेहतर पता चल जाए ना। दिस इज दिस इज एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये एपिग्लॉटिस का लेटरल एज है, ठीक है, इसके ऊपर म्यूकोजा चढ़ा हुआ है ये पिंक कलर का, ठीक होगी, बात समझ आ गई। और ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ये दरमियान में अगर आप देखो, ये जो ग्रे सा स्ट्रक्चर आ रहा है ये क्वाड्रेंगुलर, ये कोरोनल सेक्शन है, कोरोनल सेक्शन है लैरिंक्स का, ठीक है, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है ऊपर से जो नीचे आ रही है, और ये भी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है दूसरी साइड, ठीक है। और ये क्वाड्रेंगुलर का इंफीरियर फ्री एज था, और ये नीचे ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है, कट सेक्शन कोरोनल सेक्शन में ये भी थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। और ये नीचे क्रीकॉइड कार्टिलेज है कट सेक्शन में, जब आपने कोरोनली कट किया है तो ये नीचे जो नजर आ रहा है ना, ये आपको कोनस इलास्टिकस नजर आ रहा है, इसका सुपीरियर फ्री एज है, और इनके बीच में मैंने आपको बताया था गैप है। दिस इज लैरेंजियल वेंट्रिकल, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन आ रही है, म्यूकोजा आ रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल ये म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई होती हैं ये मेम्ब्रेन्स। ये इधर भी ये क्या है, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, और ये वाली क्या है, ये कोनस इलास्टिकस है, ठीक है। ये मैं अभी आपको दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, और ये क्या, ये कोनस इलास्टिकस है, ये इसका सुपीरियर फ्री एज है, इसका इंफीरियर फ्री एज है, इन दोनों के बीच में ये गैप है। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाने लगा हूँ। अब ये देखो, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है ग्रे वाली, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर एक लेयर है म्यूकोजा की, ये इंफीरियर फ्री एज है, ये वेस्टिबुलर लिगामेंट बन जाता है, ये वेस्टिबुलर लिगामेंट है, इनके ऊपर जब म्यूकोजल फोल्ड आता है ना, म्यूकोजा का फोल्ड, तो ये वेस्टिबुलर लिगामेंट से वेस्टिबुलर फोल्ड बन जाता है, ये वेस्टिबुलर लिगामेंट से वेस्टिबुलर फोल्ड बन जाता है। नाउ दीज टू आर वेस्टिबुलर फोल्ड्स, ठीक है, ये दो क्या है, वेस्टिबुलर फोल्ड हैं। इस बात को ध्यान में रखना, ये नीचे कोनस इलास्टिकस है, इसके ऊपर भी जब ये म्यूकोजा आता है ना पिंक कलर का, ये पिंक कलर का म्यूकोजा आता है इसके ऊपर, तो ये क्या बन जाता है, ये वोकल लिगामेंट से वोकल फोल्ड बन जाता है। तो अब आपके पास दो फोल्ड हो गए, एक वेस्टिबुलर फोल्ड हो गया ये दोनों साइड पे, और ये वोकल फोल्ड हो गया, ठीक है। ये जो वेस्टिबुलर फोल्ड होता है ना, ये इनके बीच में मैंने बताया था कि वेस्टिबुलर लिगामेंट और इसके बीच में गैप होता है, ये गैप म्यूकोजा इसके अंदर से आउट पाउच करके बाहर चला जाता है ये, और एक ब्लाइंड सैक बना के वापस आ जाता है ऑन आइदर साइड, ठीक है। इसको कहते हैं, इस पाउच को कहते हैं दोनों साइड पे वेंट्रिकल या सेक्यूल ऑफ द लैरिंक्स। ये इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है जी, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं म्यूकोजल के, म्यूकोजा के अंदर ये एक सैक है, ब्लाइंड सैक है, ठीक है। और ये किस वजह से बनती है, जब म्यूकोजा पिंक कलर का इसने कवर किया होता है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन को, और वोकल फोल्ड्स के ये अपना वोकल लेगामेंट जो इनका इंफीरियर एज है उससे ये आउट पाउच करके वेंट्रिकल बना के वापस आके, सॉरी ये यहाँ पे क्या था, ये वेस्टिबुलर फोल्ड था, और फिर वोकल लिगामेंट के ऊपर से आके ये दोबारा किसके ऊपर आ जाता है, यहाँ पे कोनस इलास्टिकस के ऊपर, तो ये बीच में एक वो बन जाती है मेम्ब्रेन, पाउच बन जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर बन गया, क्या बन गया, वेस्टिबुलर फोल्ड्स, और नीचे बन गया वोकल फोल्ड। ये जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स है ना, इनको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। और जो ये वोकल फोल्ड्स होते हैं ना, ये जब म्यूकोजा की वजह से बनते हैं, इनको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब ये मैं आपको इसी डायग्राम में दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो, ये क्या है, ये आपके पास क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है, ये इसका इन्फीरियर फ्री एज है, ये ब्लू कलर का गोल सा, ठीक है। इसके ऊपर ये देखो, ये पिंक वाला म्यूकोजा आ रहा है, और ये फोल्ड बन गया, और म्यूकोजा पाउच करके बाहर चला गया, और वापस पाउच करके दोबारा अंदर आया। ये जो लाइट पर्पल कलर की है, ये कोनस इलास्टिकस है,
ठीक है। और कॉनस इलास्टिकस का सुपीरियर फ्री एज जो है ये क्या बन जाता है, ये आपके पास वोकल लिगामेंट है। जब इसके ऊपर म्यूकोजा आ जाता है तो ये वोकल फोल्ड बन जाता है। ठीक है, तो वी हैव गॉट टू सेट्स ऑफ फोल्ड्स ऑन आइदर साइड। वी हैव, जो उससे ऊपर होते हैं वो वेस्टिबुलर फोल्ड्स होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, वोकल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, और जब आप इनको उसमें देखते हो, क्या कहते हैं, उसमें से देखते हो लैरिंगोस्कोप की मदद से, तो आपको ऐसे नजर आता है। ये आपको, मैं दोबारा थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ये वोकल फोल्ड्स, व्हाइट वाले वोकल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेड वाली, ये जो पीछे रेड वाली लाइन है ना, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है। वोकल फोल्ड्स मिड में होते हैं, और ये थोड़े से देखो, अब यहाँ पे भी देखो, ये बीच में, और ये वाले थोड़े से लैटरल करके हैं। इस वजह से वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में से वोकल फोल्ड्स आपको नजर आ रहे होते हैं। ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, ये नीचे आपके वोकल फोल्ड्स, और ये जो ऊपर आपका वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन सॉरी, उस इससे पहले हम कुछ और स्ट्रक्चर देख लें। अब ये देखो, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से आप देखो, तो ये दो वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में जो गैप है ना, ये वाला गैप, ग्रीन कलर का एक गैप आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं राइमा वेस्टिबुलाई। ये दो वोकल फोल्ड्स के दरमियान में, ये वोकल फोल्ड्स के दरमियान में जो गैप है, इट इज कॉल्ड राइमा वेस्टिबुलाई। इसी तरह ये दो जो आपको नीचे, सॉरी, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है, ये वोकल फोल्ड के बीच में जो गैप नजर आ रहा है टर्कवाइज कलर का, ये ब्लू से कलर का, फिरोजी कलर का, इसको बोलते हैं राइमा ग्लॉटिस। राइमा ग्लॉटिस और राइमा वेस्टिबुलाई, एक ग्रीन कलर का दो वेस्टिबुलर फोल्ड के दरमियान में गैप है, और ये लाइट ब्लू कलर का गैप जो है दो वोकल फोल्ड्स के बीच में गैप है ना। अब आपको टॉप व्यू में जो आपको ऐसा नजर आएगा, तो ये दो वोकल लिगामेंट्स हैं, और ये दोनों साइड पे इनके पैरेलल जो है ना, आपके पास क्या चीज है, ये वेस्टिबुलर फोल्ड है। वेस्टिबुलर फोल्ड थोड़ा सा लैटरल होते हैं, और वोकल फोल्ड थोड़ा सा मीडियल होते हैं। देखो, ये थोड़ा सा वेस्टिबुलर फोल्ड लैटरल है, और ये थोड़ा सा मीडियल है। इस वजह से आपको वोकल फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, और ये दोनों, सो दीज आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। और ये क्या है, दोनों साइड पे वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ये अब आपको, क्योंकि टॉप व्यू में तो आपको फिर ये वाला स्पेस तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो लैटरली चला गया इस वोकल फोल्ड के नीचे, और इस वेस्टिबुलर वोकल और वेस्टिबुलर के बीच में चला गया। ठीक है, ये देखो, तो ये आपको वैसे नजर नहीं आएगा। नाउ दिस इज, ये आपको वोकल फोल्ड्स का रोल किस में होता है, ये साउंड प्रोडक्शन में सारा इसका रोल होता है, जबकि वेस्टिबुलर फोल्ड्स का साउंड प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। ये इनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है जी, तो हमने ये चीज देख ली। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये एपिग्लॉटिस नजर आ रहा है। ठीक है, एपिग्लॉटिस नजर आ रहा है, और ये पीछे व्हाइट कलर के वोकल फोल्ड नजर आ रहे हैं, और ये वेस्टिबुलर फोल्ड है, उसके थोड़ा सा लैटरली पड़े में। इन वेस्टिबुलर और इस व्हाइट वोकल फोल्ड के बीच में या नीचे, इनके दरमियान में आपके पास वेंट्रिकल है, लैरिंजियल वेंट्रिकल जैसा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको, अब ये देखो, ये आपको मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक, ये टंग का पोस्टीरियर पार्ट है। टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में यहाँ पे एक आपको लिगामेंट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ग्लॉसो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और जो मैं आपको नहीं बताई, और वो किसी वजह से नहीं बताई थी, ये देखो, ये आपके पास एपिग्लॉटिस है, यहाँ पीछे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एरिटेनाइड कार्टिलेज पड़ी हुई है। एरिटेनाइड कार्टिलेज पड़ी हुई है, ये कॉर्निकुलेट है क्योंकि इनके ऊपर म्यूकोजा आ गया है। ये देखो, अब क्योंकि इनके ऊपर म्यूकोजा आ गया है। ठीक है, म्यूकोजा आ गया है, तो ये दो स्वेलिंग्स बन रही हैं, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, पेयर बन रहा है। ये राइट और लेफ्ट पे, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट और राइट के ऊपर। तो इस म्यूकोजा के नीचे क्या कॉर्निकुलेट कार्टिलेज है, और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज किसके ऊपर है, एरिटेनाइड कार्टिलेज की टिप के ऊपर है। उसके बाद इस कॉर्निकुलेट से थोड़ा सा हट के म्यूकोजा के अंदर सस्पेंडेड होती है एक क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, उसके ऊपर जब म्यूकोजा आ जाता है, तो वो क्या बना देती है, क्यूनिफॉर्म ट्यूबरकल बना देती है। तो दो ट्यूबरकल्स बन गए, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, इनके ऊपर म्यूकोजा आ गया, म्यूकोजा आ गया, म्यूकोजा आ गया। ठीक है जी, अच्छा, अब इसमें एक और थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस का लैटरल बॉर्डर है। एपिग्लॉटिस के लैटरल बॉर्डर से हमने पढ़ा था जो एक वो होता है,
निकलता है, लिगामेंट निकलता है, क्वाड्रेंगुलर लिगामेंट। उस क्वाड्रेंगुलर लिगामेंट के ऊपर जब म्यूकोजा चढ़ता है ना, ये म्यूकोजा आ गया, ठीक है, तो वो ये एक फोल्ड बना देता है, इसको बोलते हैं एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड, एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड। और इसको एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड क्यों बोलते हैं, ये भी बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि ये एपिग्लॉटिस से निकल रहा है और पीछे एरेटोनाइड कार्टिलेज तक आ रहा है, ठीक है। तो एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड, उसी एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड किससे बनता है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द, ये मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखो, ये क्वाड्रेंगुलर जो मेम्ब्रेन है ना, इसका ये वाला बॉर्डर जो है ना, ये वाला बॉर्डर, ठीक है, जो थायराइड एपिग्लॉटिस से निकल रहा है, लेटरल बॉर्डर से निकल रहा है और नीचे एरेटोनाइड तक जा रहा है, इसके ऊपर जब म्यूकोजा चढ़ जाएगा ना, म्यूकोजा आ जाएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, एरे, यानी एरेटोनाइड और एपिग्लॉटिस के ऊपर जब म्यूकोजा आ जाएगा तो एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर दो क्यूनिफॉर्म ट्यूबरकल्स हैं और दो कॉर्निकुलेट है, और कॉर्निकुलेट के नीचे क्या बना हुआ है, एरेटोनाइड पड़ी हुई है, ठीक है ना। दिस होल स्ट्रक्चर, ये अगर आप इसको, या आप इसको पोस्टीरियर से देख रहे हो ना, जब आप इसको साइड से देखोगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, ओब्लिक सा नजर आएगा, ये देखो यूं करके नजर आएगा, ओब्लिक सा, ठीक है। इसको लैरेंजियल इनलेट बोलते हैं, ये लैरेंजियल इनलेट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नीचे लैरिंग्स है, लैरेंजियल इनलेट। अब मैं अगर इससे अंदर ट्रकिया के अंदर लैरिंग्स के अंदर उतर उतर जाऊं तो ये सारा बॉर्डर जो है ये लैरेंजियल इनलेट का बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यहां से देखो तो ये लैरेंजियल इनलेट है, लैरेंजियल इनलेट है। अच्छा, अब छोटे छोटे मसल्स हैं, वो मसल्स हमने देखने हैं, और मसल्स नहायत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से तैयार करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको बजाय रट्टा लगाने के बुक से आप इसका क्या करो, आप इसको किसी उससे तैयार करो, क्या कहते हैं, इसी डायग्राम से तैयार करो, ठीक है जी। अब आप ये लैटरल साइड से देख रहे हो, किसको, लैरिंक्स को लैटरल साइड से देख रहे हो, ये आपको दो छोटे छोटे मसल नजर आ रहे हैं। इन मसल्स को, ये सारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब इस मसल को देखो, इसका नाम क्या है, क्रीकोथायराइड मसल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्रीकोथायराइड मसल इसको इसलिए बोलते हैं, इसमें दो पार्ट है इसके नाम में, एक क्रीको और एक थायराइड, यानी कि ये इंफीरियरली जो एंटीरियर लैटरल आर्च वाला पोर्शन है, नैरो वाला आउटर सरफेस ना, ये इस पे अटैच होते हैं, और इसके दो हेड होते हैं, एक स्ट्रेट हेड है, थोड़ा सा कदरे स्ट्रेट है, और एक थोड़ा सा ऑब्लिक है, ऑब्लिक हेड है। तो ये किस जगह से राइज करते हैं, ये लैमिना है पीछे, एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज, और उससे ऊपर जाके इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, एंड और जो ऑब्लिक हेड है वो क्या, कहाँ जाता है, वो इंफीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, इस पे जाता है और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। ये छोटा सा एक मसल है, इसको बोलते हैं क्रीकोथायराइड, क्यों, क्योंकि क्रीकॉइड कार्टिलेज से ये ओरिजिनेट करता है और थायराइड कार्टिलेज पे जाके इंसर्ट कर जाता है। इसके दो हेड्स होते हैं, एक इसका स्ट्रेट हेड होता है, एक ओब्लिक हेड होता है, इस वजह से इसको क्रीकोथायराइड मसल कहते हैं, ठीक है जी। अब इसका एक्शन हम देख लेते हैं, साथ साथ एक्शन देखते हैं ताकि हमें साथ साथ समझ आ जाए। अब ये कट सेक्शन है, किस चीज का कट सेक्शन है, ये कट सेक्शन है आपके पास लैरिंक्स का, ये आपके पास थायराइड कार्टिलेज आ गई है, ठीक है। ये क्रीकॉइड कार्टिलेज का लेमिना आ गया है, और ये आर्च आ गई है, ये देखो, ये अंदर वाली सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस पे से, ये देखो इसने फैंटम व्यू में दिखाया है, जिस तरह आप किसी चीज को, किसी चीज के थ्रू, आप कार्टिलेज के थ्रू इसने आपको ये मसल दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, और ओब्लिक हेड जो है वो ये किसके ऊपर, इंफीरियर जो हॉर्न है, जो कॉर्नू है थायराइड कार्टिलेज का, इस पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये एरेटोनाइड कार्टिलेज का वोकल प्रोसेस है, इस पे वोकल लिगामेंट अटैच है, ये देखो। और ये वोकल लिगामेंट क्या है, ये वोकल लिगामेंट कोनस इलास्टिकस का सुपीरियर फ्री एज है, यानी कि इसके नीचे लिगामेंट है कोनस इलास्टिकस, नीचे जा रही है, उसका ऊपर फ्री एज है, ठीक है, और आगे जाके थायराइड कार्टिलेज पे अटैच हो रहा है। अच्छा, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो इसमें आपको एक तो थायराइड कार्टिलेज क्रीकॉइड सारी नजर, एक थायराइड, एक ये ब्रोकन लाइन में एक थायराइड कार्टिलेज का इसने आउटलाइन बनाई हुई है, ठीक है, ये इसने आउटलाइन बनाई हुई है, ये नजर आ रही है, इसको अप्रिशिएट कर रहे हो, यस, ठीक है। अब ये एरोस देखो ब्लैक वाले, ठीक है। अब ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इधर ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, इनको अपनी तरफ को नीचे को पुल करेंगे, तो इस जॉइंट के ऊपर जो पिवेट जॉइंट है, कौन सा, क्रीकोथायराइड जॉइंट, इसके ऊपर मूवमेंट होगी, और
ये जो ब्रोकन लाइन है ये मूवमेंट के बाद थायराइड कार्टिलेज की न्यू पोजीशन है, तो ये नीचे को खिंच जाएगा। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल पोजीशन ये जो ग्रे में है जहां पे, और उसके बाद न्यू पोजीशन इसने दिखाई हुई है किसकी मदद से, इस ब्रोकन लाइन की मदद से। और ये न्यू पोजीशन क्यों बन रही है, क्योंकि क्रिकोथायराइड लिगामेंट मसल इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, थायराइड कार्टिलेज को। तो एज अ रिजल्ट ये जो लिगामेंट तो इसके ऊपर अटैच है ना, जब ये लेमिना के ऊपर ये थायराइड कार्टिलेज नीचे आ जाएगी, तो ये देखो अब थोड़ा सा इसके ऊपर आपने गौर करना है। ये इसने दो वर्टिकल्स खींचे हुए, एक जहां पे ये अटैच हो रहा है और न्यू पोजीशन के बाद ये जहां पे अटैच हो रहा है, यहाँ से ऊपर दो इसने वर्टिकल खींचे हुए। ठीक है, और ये क्या है, ये ओरिजिन है और ये क्या है, इंसर्शन है। तो अब आप देखो कि पहले इतनी लेंथ थी वोकल लिगामेंट की इसकी, जब न्यू पोजीशन नीचे को खींचा तो लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, यानी कि वोकल लिगामेंट स्ट्रेच हो गया, लंबा हो गया ये वोकल लिगामेंट। ये वोकल लिगामेंट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। सो ये जो आपका क्रिकोथायराइड मसल है, इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है इंक्रीज द टेंशन इन द वोकल लिगामेंट। ये जो वोकल लिगामेंट है इनको खींच के लंबा कर देता है। ठीक है, इसको खींच के लंबा कर देता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर कुछ बच्चों को नहीं भी समझ आ रही तो मैं वीडियो भेजूंगा, तो इसको आपने बार बार देख लेना। ठीक है, लिंक इसका भेजूंगा। तो ये क्रिकोथायराइड लिगामेंट मसल क्या करता है, ये इसको पुल करके इसको, अब ये देखो ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जब थायराइड कार्टिलेज नीचे को मूव करेगी तो न्यू पोजीशन पे आएगी। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, जब वो नीचे को आएगी तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा ना, क्योंकि थायराइड आगे को झुक रही है और आगे को आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्ट्रेच आ जाएगा और ये लंबा हो जाएगा वोकल लिगामेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके अलावा हम कुछ छोटे छोटे मसल्स और देखते हैं। ये आपने क्रिकोथायराइड किया, और अब हम मैं आपको ठीक है, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ये आप थायराइड लैरिंक्स को ही टॉप व्यू से देख रहे हो, सुपीरियर व्यू से देख रहे हो। ठीक है, सुपीरियर व्यू से क्यों देख रहे हो आप, ये आपको ये नजर आ रहा है, ये थायराइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और ये क्रिकोइड कार्टिलेज की आर्च है और ये लेमिना है। ठीक है, और ये टॉप व्यू से आप किसको देख रहे हो, आपको रेटिनॉइड कार्टिलेज नजर आ रही है, ऊपर से देख रहे हो, सुपीरियर व्यू से, टॉप व्यू से। ठीक है, और ये क्या है, ये सुपीरियर हॉर्न जो कॉर्नर नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये वोकल लिगामेंट्स हैं, वोकल लिगामेंट्स हैं। और आप इनको देखो तो ये मिड लाइन में एंटीरियरली थायराइड कार्टिलेज के ऊपर अटैच हो रहे हैं, और पीछे ये एरेटिनाइड कार्टिलेज के वोकल प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहे हैं। ये वोकल प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहे हैं। ठीक है, इधर भी आप इसको ये देख लो। अब ये लेमिना, ये अंदर वाली सरफेस है, ये पीछे बाहर वाली सरफेस है। इसके ऊपर ये दो लिगामेंट, ये मूछों की तरह, जिस तरह मुस्टैच होती है उस तरह की तरह के दो, क्योंकि आप टॉप व्यू से नजर देख रहे हो तो इसलिए आपको ये ऐसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से लेमिना के लेमिना क्रिकोइड कार्टिलेज के लेमिना के आउटर सरफेस से दो मसल्स निकल रहे हैं और जाके एरेटिनाइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच हो रहे हैं। ये मस्कुलर प्रोसेस था, ये वोकल प्रोसेस है। इसको मस्कुलर प्रोसेस कहते ही इसलिए कि इस पे मसल्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मसल हो जाएगा, इस मसल का नाम है पोस्टीरियर, क्योंकि ये पीछे है, बैक पे है। और क्रिको यानी कि क्रिकोइड कार्टिलेज पे एरेटिनाइड, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड मसल, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड मसल। ठीक है, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड मसल। अब इसी मसल को मैं आपको एक और एंगल से दिखाता हूं। ये देखो, वो आप टॉप व्यू से देख रहे थे, ये आप बैक से देख रहे हो, ये मसल नजर आ रहा है ऑन आइदर साइड। ये लेमिना है किसका, क्रिकोइड कार्टिलेज का। उसके एक साइड पे क्या आ गया, ये पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनाइड मसल है और ये पोस्टीरियर क्रिकोइड। तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज पे यहाँ पे अटैच है, और आगे जाके ये एरेटिनाइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच है। ये देखो, मैं इसमें तो सारे इसने दिखा दिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। वो पोस्टीरियर व्यू था, ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो ये क्या, पोस्ट आउटर सरफेस पे आपके पास आ गया पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड मसल। और ये एरेटिनॉइड इसलिए कि ये वोकल प्रोसेस पे जाके, सॉरी, मस्कुलर प्रोसेस पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा मसल है, पोस्टीरियर क्रीको एरेटिनॉइड। अब हम देखते हैं लेटरल क्रीको एरेटिनॉइड।
ठीक है। और लैटरल क्रिकोएरेटोनाइड क्या है, ये मैंने वही वाला टॉप व्यू है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको रिंग शेप क्रिकोइड कार्टिलेज का सुपीरियर बॉर्डर नजर आ रहा है, ठीक है। और इस पे देखो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज पे ये मसल अटैच है और जाके मस्कुलर प्रोसेस पे अटैच हो गया, मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द, ये वोकल प्रोसेस है जहाँ पे वोकल लिगामेंट अटैच है, और ये मस्कुलर प्रोसेस है एरेटोनाइड कार्टिलेज का। तो इस वजह से ये जो मसल है इसको आप बोलते हैं पोस्टीरियर क्रीको एरेटोनाइड मसल, और इसको बोलते हैं लैटरल क्रीको, क्योंकि ये एक लैटरल साइड पे दोनों लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। और क्रीको एरेटोनाइड इस वजह से कि क्रीकोइड कार्टिलेज और एरेटोनाइड कार्टिलेज पे जाके ये अटैच हो रहा है, लैटरल क्रीको एरेटोनाइड और पोस्टीरियर क्रीको एरेटोनाइड। अब इनका एक्शन इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैं हमेशा बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये पॉलिश पॉलिश की डिबिया दिखाता होता हूँ। लुक एट दिस थिंग, ये शू पॉलिश बॉक्स है, ठीक है। अगर आप शू पॉलिश बॉक्स पे आपने देखा हो तो एक नॉब लगी हुई होती है, ठीक है, नॉब लगी हुई होती है। इस नॉब का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल होता है। ये नॉब क्या करती है, ओपन करने के लिए, ढक्कन को ओपन करने के लिए होती है, ठीक है। इसको आप ढक्कन को कैसे ओपन करते हो कि आप नॉब के एक साइड को डाउनवर्ड पुश करते हो तो ये वाली दूसरी साइड अपवर्ड जाती है और इस लिड को ओपन कर देती है। अगर आप इस वाली नॉब की राइट साइड को डाउनवर्ड पुश करोगे तो लेफ्ट वाली ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली यही मूवमेंट जो है ना वो इधर हो रही है। अब के क्रीक्वाइड कार्टिलेज और ये नीचे और एरेटोनाइड कार्टिलेज के दरमियान में जो जॉइंट है ना, अच्छा इसमें थोड़ा सा, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और दिखा दूं। ये जो जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है प्रीको एरेटोनाइड जॉइंट, इसके ऊपर दो तीन किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। एक तो ये होती हैं कि ये एरेटोनाइड कार्टिलेज आगे को भी थोड़ा स्लाइटली आगे मूव कर सकती है, इसी वजह से तो, और थोड़ा सा स्लाइटली पीछे मूव कर सकती है, एक मूवमेंट ये होती है। एक मूवमेंट ये होती है कि ये दोनों एरेटोनाइड कार्टिलेजेस एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर सकती हैं, ये दूसरी टाइप की मूवमेंट है इनके बीच में। ये देखो, ये रेटिनाइड कार्टिलेज दूसरी रेटिनाइड कार्टिलेज की तरफ आपस में मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा। एक ये वाली मूवमेंट है, एक आगे स्लाइड करने वाली मूवमेंट है एंटीरियर और पोस्टीरियर। एक तीसरी मूवमेंट ये है कि ये अपनी जगह पे खड़े खड़े रोटेट करती हैं। तो तीन टाइप की मूवमेंट होती है इस ज्वाइंट के ऊपर, क्रीकोरेटिनॉइड ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है। एंटीरियर टिल्टिंग, पोस्टीरियर टिल्टिंग, मीडियली मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और रोटेटरी मूवमेंट्स, ये तीन किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये रोटेटरी मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखो, ये रोटेटरी मूवमेंट्स है। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये मैंने आपको यही बताया था कि जिस तरह पॉलिश की डिबिया के ऊपर नॉब होती है ना, उस तरह की इसकी मूवमेंट है। अगर मैं इस वो मस्कुलर प्रोसेस को मीडियली खींचूंगा तो वोकल प्रोसेस लैटरली जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मस्कुलर प्रोसेस को लैटरली खींचूंगा तो वोकल प्रोसेस मीडियली जाएगा, ठीक है। ये इनकी मूव, क्योंकि जिस तरह नॉब को आपने एक उसको अपनी तरफ खींचा, दूसरा हिस्सा अवे गया। और इस नॉब को अगर आपने जिस तरह मैंने आपको ये बताया था, नॉब में इसको ऊपर करेंगे तो ये नीचे जाएगा, इस नॉब के इस एंड को ऊपर करेंगे तो ये वाला नीचे आएगा, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली यही मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अब जो आपके पास पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड होता है वो क्या करता है, आपका पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड क्या करता है, वोकल प्रोसेस को, ये क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, ये राइट वोकल प्रोसेस को एक वाला, और दूसरा मसल दूसरे वोकल प्रोसेस को मीडियली देखो, एरो की डायरेक्शन देखो, अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहे हैं। और एज अ रिजल्ट बेटा एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको दरवाजा खोल के, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ये दोनों एरोस देखो अपनी तरफ खींच रहे हैं, और एज अ रिजल्ट आगे से वोकल प्रोसेस अवे जा रहा है। तो उन वोकल प्रोसेस के ऊपर क्या चीज अटैच है, लिगामेंट्स अटैच है। तो लिगामेंट्स भी जारी बात है वो अवे चले जाएंगे एक दूसरे से, एबडक्शन हो जाएगी, वोकल लिगामेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, एबडक्शन हो जाएगी, वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से अवे मूव कर जाएंगे, ठीक है।
तो ये एक्शन है किसका, पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनाइड का, क्या, एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। अब इस वाली डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो लैटरल क्रीको एरेटेनाइड है, लैटरल क्रीको एरेटेनाइड है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये क्या कर रहा है, लैटरल क्रीको एरेटेनाइड इस मस्कुलर प्रोसेस को अपनी तरफ पोल कर रहा है। ये जो आप लैटरल पोल की डायरेक्शन एरोज की देखो, लैटरल है, और एज अ रिजल्ट आगे जो वोकल प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर वोकल कॉर्ड है वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जब ये लेटर मूव करेगा तो ये मीडियल मूव करेंगे, तो उनके ऊपर वोकल कॉर्ड्स अटैच हैं और वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखो, अब ये नीचे इसकी वो भी लिखी हुई है, इनकी एक्शंस भी लिखे हैं। तो एक्शन ऑफ पोस्टीरियर क्रीको एरेटेनाइड मसल इज एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, के डिस्टेंस बढ़ जाता है, और तीसरा क्या, एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो एडक्शन हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं आगे छोटे छोटे कुछ मसल्स और एक दो। अब ये देखो, ये है एक और मसल विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एरेटेनाइड मसल। ठीक है, इस ट्रांसवर्स एरेटेनाइड मसल, ट्रांसवर्स एरेटेनाइड और ओब्लिक एरेटेनाइड, ये क्या होते हैं, ये दो वोकल कॉर्ड, ये जो वोकल सॉरी एरेटेनाइड कार्टिलेजेस होती हैं, दोनों इनके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। एक पे ओरिजिनेट करते हैं, दूसरे पे जाके इंसर्ट कर जाते हैं, या आप ये कहो इससे ओरिजिनेट करते हैं, कॉन्ट्रालैटरल वाले पे इंसर्ट कर जाते हैं। अब जब ये मसल फाइबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाला जो कार्टिलेज मीडियल पोल होगी, ये भी मीडियल पोल होगी। और अब इसमें देखो, इसमें इसमें फर्क क्या है, इसमें भी वो हो रही है, ठीक है, इसमें अब इसमें इसमें फर्क क्या है कि अब ये देखो, ये पूरे के पूरे वोकल जो है, ये आपका पूरे के पूरे कार्टिलेज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब इसी मसल को मैं आपको थोड़ा सा एक और डायरेक्शन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये पीछे आपको बैक में नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स एरेटेनाइड। एक ये, इसके अंदर एक और छोटा सा मसल होता है ओब्लिक एरेटेनाइड। ये देखो, इसके ओब्लिक फाइबर्स भी होते हैं, यूं करके जा रहे हैं, यूं करके जा रहे हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, ये एक एरेटेनाइड कार्टिलेज, दोनों एरेटेनाइड कार्टिलेज को आपस में एक दूसरे की तरफ पुल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं आपको, क्योंकि ये सारे मसल्स, इनके एक्शन, इनके एमसीक्यूज बनते हैं बहुत ज्यादा। ये वोकल कॉर्ड्स, अब वोकल कॉर्ड्स के साथ अगर आप ये देखें तो आपको दो मसल नजर आ रहे हैं। ये वोकल कॉर्ड्स हैं मिड लाइन में, उसके इधर साइड पे एक मसल ये है और एक ये है, ये दो दो मसल हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स के बिल्कुल ये ग्रे कलर की लाइन, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, ये ग्रे कलर की लाइन है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल लिगामेंट्स हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड तब बनेगा जब इसके ऊपर म्यूकोजा आ जाएगा, अभी ये वोकल लिगामेंट है। इसके साथ ये आपको नजर आ रहा है दोनों साइड पे, ये वोकैलिस मसल है, वोकैलिस, वोकैलिस। और वोकैलिस के लैटरली एक और मसल पड़ा होता है, इसको बोलते हैं थायरो एरेटेनाइड। थायरो एरेटेनाइड, क्योंकि ये थायराइड कार्टिलेज से निकल रहा है और एरेटेनाइड पे जा रहा है। ठीक है, और अब इसमें आपने ये देखना है कि ये यहाँ पे ओरिजिन हो रही है, मिसाल के तौर पे ये इंसर्शन हो रही है, तो ओरिजिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फाइबर्स अपनी लेंथ इन मसल फाइबर्स की डिक्रीज करेगी। इन एरोस को देखें, ये एक दूसरे की तरफ, मतलब कि इनकी लेंथ डिक्रीज होगी, लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा और एरेटेनाइड कार्टिलेज को, और एरेटेनाइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज को अपनी तरफ पुल करेगी, और एज अ रिजल्ट आपका जो वोकल कॉर्ड्स है ना, ये जो उनकी ये रिलैक्स हो जाएंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे तो इसके ऊपर जो स्ट्रेस था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल इलास्टिक की तरह से, इलास्टिक, लंबी इलास्टिक को आप खींचते हो तो लंबी जाती है, जब आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। तो एग्जैक्टली यही कुछ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खिंची हुई, तनी हुई जो इलास्टिक थी, और ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होगा लैरिंक्स का, तो ये जो है रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वोकल कॉर्ड्स की रिलैक्सेशन करते हैं, रिलैक्सेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, पहले वोकल कॉर्ड्स लंबे थे, खिंचे हुए थे, जब ये मसल खिंचे अलोंग द लेंथ प्रेजेंट हैं ये किसके, वोकल कॉर्ड्स के, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके वोकल लिगामेंट जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज शॉर्टनिंग। और यहाँ पे आपने, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। मैंने आपको यही बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन डायग्राम्स को याद कर लोगे, इनसे कॉन्सेप्ट बना लोगे ना,
तो आपको सारी जिंदगी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज ये इतने छोटे छोटे मसले हैं, ये आपको कभी याद ही नहीं होने, आप रट्टा जितना मर्जी लगाते हो। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे अभी, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, अब ये आप क्या कर रहे हो, लैरिंक्स को लैटरल साइड से देख रहे हो, लैरिंक्स को लैटरल साइड से देख रहे हो, इनकी नर्व सप्लाई बताने लगा। ठीक है, ये आपके पास ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये कौन सी नर्व है, सुपीरियर लैरेंजियल है। ठीक है, ये नर्व नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका नाम क्या है, रिकरेंट लैरेंजियल। ये दो नर्व हैं, एक सुपीरियर लैरेंजियल है और एक रिकरेंट लैरेंजियल है। सुपीरियर लैरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल। सुपीरियर लैरेंजियल दो में डिवाइड हो जाती है, एक को बोलते हैं इंटरनल लैरेंजियल। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने यही तो कहा था ना कि वो जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन में जो ओपनिंग थी एक छोटी सी, उसमें से ये अंदर चली गई है और लैरिंग्स के अंदर जाके इसने म्यूकोजा को सप्लाई करना है, इस वाली म्यूकोजा को सप्लाई करना है। तो म्यूकोजा को क्या चीज सप्लाई करती है, उसकी नर्व सप्लाई मोटर होती है, सेंसरी होती है, सेंसरी होती है। सो दिस ब्रांच जो कि सुपीरियर लैरेंजियल की ब्रांच है, कौन सी, इंटरनल लैरेंजियल, इट इज प्योरली प्योरली सेंसरी नर्व। ठीक है, और जो ये सुपीरियर लैरेंजियल की दूसरी ब्रांच रह जाती है, जो बाहर रह जाती है वो एक्सटर्नल होती है, जो अंदर चली जाती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है। ठीक है, ये एक्सटर्नल लैरेंजियल है, ये इंटरनल लैरेंजियल है। इंटरनल लैरेंजियल ने अंदर जाके म्यूकोजा को सप्लाई करना है, और कहां पे म्यूकोजा को सप्लाई करना है, किससे ऊपर ऊपर, वोकल कॉर्ड से ऊपर ऊपर, और वोकल कॉर्ड से नीचे का म्यूकोजा वो अलग नर्व से सप्लाई होगा, मैं आपको। और ये जो एक्सटर्नल लैरेंजियल है, ये आपके फेवरेट क्रीकोथायराइड मसल को सप्लाई करेगी, क्रीकोथायराइड मसल को, क्रीकोथायराइड मसल को। ठीक है, और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो नीचे से ऊपर जा रही है, ये बाकी के तमाम जितने छोटे छोटे आपने मसल्स अभी पढ़े हैं, सारे इसी से सप्लाई होंगे, एक्सेप्ट फॉर क्रीकोथायराइड। और क्रीकोथायराइड किससे सप्लाई हो रहा है, क्रीकोथायराइड सुपीरियर लैरेंजियल की एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से सप्लाई हो रहा है। और बाकी वोकल कॉर्ड के नीचे का म्यूकोजा किससे सप्लाई होगा, वो जो ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जा रही है ना, वोकल कॉर्ड के नीचे नीचे म्यूकोजा सारा ये सप्लाई करेगी, और वोकल कॉर्ड के ऊपर ऊपर सारा म्यूकोजा इंटरनल लैरेंजियल सप्लाई करेगी। तो अब मैं इस सारी नर्व सप्लाई को सम अप करने लगा हूं, और वो समेशन ये है कि ऑल द मसल्स ऑफ they are supplied by recurrent laryngeal nerve except for cricothyroid, and cricothyroid is supplied by the external laryngeal branch of superior laryngeal nerve. ये मोटर सप्लाई होगी, आपने हेडिंग देनी है मोटर नर्व सप्लाई एंड सेंसिव सप्लाई। और मोटर नर्व सप्लाई में आपने ये वाला जुमला लिखना है, ऑल द मसल्स ऑफ द लैरिंक्स दे आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एक्सेप्ट फॉर क्रीकोथायराइड मसल। ठीक है, और एंड क्रीकोथायराइड मसल इज सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लैरेंजियल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। अब ये सुपीरियर लैरेंजियल और एक्सटर्नल लैरेंजियल, ये दोनों किसकी ब्रांचेस होती हैं, वेगस नर्व की ब्रांचेस होती हैं, दोनों की दोनों। ठीक है, इसको रिकरेंट इसलिए बोलते हैं कि ये नीचे से घूम के लूप करके ऊपर आती है। ठीक है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। अच्छा जी, अब अगर किसी की रिकरेंट लैरेंजियल नर्व किसी की डैमेज हो गई है, तो अब ये साथ साथ थोड़ी थोड़ी क्लिनिकल भी सुनते जाओ, तो उसके सारे मसल पैरालाइज हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर क्रीकोथायराइड। और अगर किसी की ये एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और सुपीरियर लैरेंजियल ये डैमेज हो गई है, तो क्या हो जाएगा, आपका क्रीकोथायराइड मसल डैमेज हो जाएगा। और इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब मैं ये क्लिनिकल बता रहा हूँ। ये इंटरनल लैरेंजियल अगर यहाँ पे कहीं डैमेज हो गई है इंटरनल लैरेंजियल से पहले, तो म्यूकोजा वोकल कॉर्ड्स के ऊपर ऊपर सारा एनेस्थीसिया हो जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा जी, और अगर साथ में क्या हो जाएगा, अगर ये वाली नर्व डैमेज होगी एक्सटर्नल लैरेंजियल, तो क्रीकोथायराइड मसल का क्या हो जाएगा, ये भी जो है ना पैरालाइज हो जाएगा। तो इससे आवाज में इतना मतलब कि मोनोटोनस आवाज हो जाएगी। मोनोटोनस आवाज का मतलब ये है कि नॉर्मल जो लोग हम गुफ्तगू करते हैं उनके में इतना शायद फर्क नहीं पता चलेगा मोनोटोनस आवाज का, जो लो पिच इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सिंगर्स होते हैं, जो वो जो हाई पिच इस्तेमाल करते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि क्रीकोथायराइड देखो ना, ये मसल कर कह रहे हैं, ये कोई एडक्ट कर रहा है वोकल कॉर्ड को, कोई एबडक्ट कर रहा है, कोई लेंथ कर रहा है, कोई शॉर्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से वो ये सारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब साउंड प्रोडक्शन का भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले इसकी आप नर्व सप्लाई सुन लो। ठीक है, तो ये हमने देखा। और जब रिकरेंट लैरेंजियल नर्व अगर किसी की डैमेज हो जाएगी, तो सारे के सारे मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे और एक खास किस्म की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस, बोलते हैं होर्सनेस ऑफ वॉइस। ठीक है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, और एज अ रिजल्ट जो है ना आवाज जो है ना वो खत्म हो जाएगी और बैठ जाएगी। और ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है थायराइडेक्टमी के केस में। जब आप ग्लैंड की सर्जरी करते हैं ना, तो उसमें अमूमन ये वाली नर्व जो है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व इन एक्सपर्ट सर्जन जो होते हैं वो डैमेज कर बैठते हैं।
ठीक है। तो इनके डैमेज करने से क्या होता है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप सर्जरी से पहले लैरिंगोस्कोप की मदद से अंदर से वोकल कॉर्ड्स को देखो, ताकि आप ये बता सको कि भाई कहीं इसको पहले की ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और यानी कि आपकी सर्जरी के बाद उसको इश्यू आया है या उससे पहले का इश्यू है। ठीक है, अब मैं आपको आगे थोड़ा सा, आप मेरे से चलते जाओ क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है ना वो आज वाला लंबा था। अच्छा, ये आपको वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये आप किसको देख रहे हो, लारिंक्स को देख रहे हो, टॉप व्यू से देख रहे हो, ठीक है। और ये एरेटोनाइड कार्टिलेजेस हैं, और ये वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये कोनस इलास्टिकस है। देखो ये नीचे जाके ये उस पे अटैच हो रहा है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के सुपीरियर बॉर्डर पे, और ये उसका अपर फ्री एज जो है ये कोनस इलास्टिकस का वो वोकल लिगामेंट बना देता है। अब ये चार इसमें इसने आपको वोकल कॉर्ड्स की डिफरेंट पोजीशन बताई है, ठीक है। वो डिफरेंट पोजीशन किस तरीके से, अब आप ये देखो, नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हो ना, ब्रीदिंग कर रहे होते हो, तो वोकल कॉर्ड की ये पोजीशन होती है, इनमें थोड़ा सा गैप होता है दोनों वोकल कॉर्ड्स में। इस ये राइमा ग्लॉटिस है। राइमा ग्लॉटिस क्या है कि दो वोकल कॉर्ड्स के बीच का गैप, ठीक है। अब राइमा ग्लॉटिस के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वो है जो वोकल लिगामेंट के दरमियान में गैप है, और दूसरा पार्ट वो है जो एरेटोनाइड कार्टिलेजेस के दरमियान का जो गैप है ना, इन दोनों को मिला के सारे को राइमा ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो राइमा ग्लॉटिस जो है वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में इस फेज में होता है, दोनों आप करीब हुए होते हैं वोकल कॉर्ड, लेकिन कंप्लीटली अडेप्टेड नहीं होते, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, वेज शेप गैप होता है, ठीक है। और ये कंडीशन कब बनती है अगली, ये जब आप फोर्स्ड रेस्पिरेशन करते हो तो काइट शेप हो जाता है, ठीक है। फोर्स रेस्पिरेशन जब गैर भागने के बाद या उसके बाद जब आप रेस्पिरेशन तो दोनों वोकल कॉर्ड साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। अब फोनेशन के दरमियान में जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उससे क्या है कि ये दोनों वोकल कॉर्ड एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अडक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अडक्ट हो जाते हैं। अब नीचे से जब लंग्स में से ट्रेकिया, लंग्स में से एयर जब एक्सेल करते हो, वो क्या करती है, वो इन वोकल कॉर्ड्स के इनके हल्का सा इनके बीच में स्लिट लाइक गैप होता है, स्लिट लाइक गैप होता है, इनके ऊपर से गुजरती है, तो ये लिगामेंट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये लिगामेंट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता, ये साउंड क्या किससे प्रोड्यूस हो रही है कि नीचे जो आपका क्या कहते हैं ट्रेकिया है, लंग्स है, उसमें से एयर इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में से निकल रही है और इनको वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, इससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब साउंड क्या आगे से, साउंड के साथ फिर क्या होता है, साउंड को आप लिप्स को मूव करके, टंग को मूव करके, उस साउंड को आप डिफरेंट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, और डिफरेंट आप उसको वर्ड्स में, और इस तरह आपकी स्पीच होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या गैप है, इस गैप में आपको देखो तो वोकल लिगामेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो राइमा ग्लॉटिस का जो दोनों एरेटोनाइड कार्टिलेजेस के बीच का गैप है ये ओपन होता है। ये पोजीशन कब बनती है, जब आप विस्पर करते हो किसी के साथ, ठीक है। विस्पर में क्या होता है, साउंड तो नहीं होती ना, क्योंकि साउंड तो इनके ऊपर जब एयर गुजरेगी वाइब्रेट होंगे वोकल कॉर्ड से तब प्रोड्यूस होगी। तो अब इसमें से एयर खाली निकल रही है इस गैप में से, उस एयर को आप अपने लिप्स और टंग को मूव करके उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्ड्स में वो कर रहे हो, जब आप विस्पर सरगोशी करते हो किसी के साथ। ये आपकी चार वो होगी। अच्छा जी, अब क्लिनिकल थोड़ी सी हम देखते हैं। लैरिंगोस्कोपी क्या होती है, लैरिंगोस्कोपी ये होती है कि जिसमें आप लैरिंक्स को देखते हो, ठीक है, आपको वोकल कॉर्ड्स को देखते हो। इसके दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में ये है, ये देखो आप मिरर, इसने एक हाथ से आपने टांग को पकड़ के नीचे डिप्रेस करना है, क्योंकि पोस्टीरियर टांग ने इसको कवर किया होता है, इसको आप बाहर खींचोगे और थोड़ा सा डिप्रेस करोगे, और अंदर आपने टांग के अंदर क्या, लैरिंक्स के अंदर क्या है, मिरर है, मिरर के साथ एक लंबा सा हैंडल होता है, आगे एक मिरर लगा होता है गोल सा, और एंगुलेटेड होता है, और इससे आप मिरर के रिफ्लेक्शन में नीचे आप लैरिंक्स देख रहे हो। सो दिस इज इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। एक डायरेक्ट लैरिंगोस, ये लैरिंगोस्कोप है, ठीक है, लैरिंगोस्कोप है। ये एनेस्थीसिया के लोग जब उन्होंने ईटीटी पास करनी होती है ना ट्रकिया के अंदर, तो वो ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये आप आगे लाइट का सोर्स लगा हुआ है, लाइट का सोर्स है, क्योंकि आगे अंदर तो अंधेरा है, तो इधर से लाइट ऑन हो जाती है, इसमें सेल पड़ते हैं इस जगह में, और इस ये आप लैरिंगोस्कोप, इसमें हेड एंड पे सर्जन खड़ा, एनेस्थेटिस्ट खड़ा होके इस तरीके से इस टंग डिप्रेसर की मदद से टंग को प्रेस करता है, और यहाँ पे लाइट सोर्स है आगे, और यहाँ पे कैमरा सा लगा हुआ होता है, या डायरेक्ट सॉरी कैमरा नहीं, अपनी इसको जब नीचे डिप्रेस करता है तो ये विजन क्लियर हो जाता है, इससे आपको लैरिंक्स नजर आ जाता है। तो एक इनडायरेक्ट मेथड था ये वाला, ये डायरेक्ट मेथड आपको नजर आ रहा है लैरिंक्स को देखने का, ठीक है। अच्छा, और ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको वोकल कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स के ब्रीदिंग करते हुए ये वोकल कॉर्ड्स है, ट्रू वोकल कॉर्ड्स है,
ठीक है, और ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं दोनों साइड पे, और इनके दरमियान में यहाँ पे क्या है, एक गैप है, ठीक है, जिसको वो वेंट्रिकल बोलते हैं या सेक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्पीकिंग के दौरान अब जो हल्का सा देखो स्वेट लाइक गैप है इनके दरमियान में, अब नीचे से एयर जब आ रही है ट्रैकिया में से, लंग्स में से निकल रही है, तो वो इनको वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में क्या होता है, ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में ये तो नॉर्मल आपका उसमें स्पीकिंग में हो गया और ये फोर्स रेस्पिरेशन में हो गया। अब इसमें क्या है, ये देखो अब ये वाला वोकल कॉर्ड तो चला गया साइड पे, ये वाला अपनी जगह भी खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस साइड के मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो गए हैं, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो इस तरीके से राइट का भी हो सकता है, लेफ्ट का भी हो सकता है। अगर दोनों हो जाएंगे तो कोई फोनेशन नहीं होगी, क्योंकि ये पोजीशन ही नहीं चेंज करेंगे और दोनों टाइटली अडेप्टेड हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसल जो कार्टिलेजेस को मूव कर रहे थे वो पैरालाइज हो गए। ठीक है, तो जैसे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस और ये इस अच्छा जी, अब इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये देखो, ये वेस्टिबुलर लिगामेंट्स हैं, ये नीचे वोकल लिगामेंट्स हैं, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं। मैंने बताया था ट्रू वोकल कॉर्ड्स का काम क्या है, जो व्हाइट कलर के वोकल कॉर्ड्स आपको नजर आते हैं वो क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि वेस्टिबुलर का मैंने बताया था आपको इनका रोल क्या है, कि ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये वॉइस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इनका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है, कि अगर गलती से कभी कोई फूड पार्टिकल या कोई किसी बच्चों के केस में कोई छोटा, आपने देखा उनके खिलौनों के ऊपर लिखा हुआ है एज ग्रुप के लिए, क्योंकि वो इनहेल कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे इधर आके जो टच करते हैं ना कोई फूड पार्टिकल इस म्यूकोजा के ऊपर, फूड पार्टिकल आ गया म्यूकोजा के ऊपर आके टच किया, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म रखा था कि ये म्यूकोजा जो ये सेंसिटिव होता है, ये कफ रिफ्लेक्स को ऑन कर देता है। कफ रिफ्लेक्स को ऑन करता है तो नीचे से जब आप खांसते हो तो लंग्स में से एयर फोर्सफुली बाहर निकलती है इस ट्रकिया में से, और इसमें से वोकल लिगामेंट के दौरान, वेस्टिबुलर लिगामेंट के दौरान में से, और इनको इस लॉज्ड जो वो होता है फूड पार्टिकल, उसको बाहर ब्लो करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वोकल लिगामेंट्स के ऊपर का जो ये सारा म्यूकोजा है ना, एरिया है ना, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल है सारा, इसको सारा, ठीक है। और ये वोकल लिगामेंट्स और ये सॉरी वेस्टिबुलर लिगामेंट और वोकल लिगामेंट्स के दरमियान ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट होता है, ये मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये वोकल कॉर्ड्स के नीचे का सारा एरिया है ये इंफ्राग्लॉटिक एरिया। यानी कि ये जो आपका सारा का सारा लैरिंक्स है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, वेस्टिब्यूल, मिडिल पार्ट, और उसके बाद इसको आगे कहते हैं इंफ्राग्लॉटिक एरिया। ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द लैरिंजियल कैविटी ये वाला, और इस मिडिल पार्ट में से लैटरली एक्सटेंडेड होता है वेंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ये इसको उसने फर्दर 3 में डिवाइड किया हुआ। अब थोड़ा सा हम आगे आके देखते हैं, दिस इज वेलसेल्वा मैन्यूवर। वेलसेल्वा मैन्यूवर क्या होता है कि जब आप अभी इस्लामाबाद वगैरह अक्सर गए होंगे या पहाड़ी इलाकों में जो अच्छा गली वगैरह मरी, तो आप जिस पहाड़ ऊंचाई पे चढ़ते जाते हो आपके कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, कान बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद होते हैं? क्योंकि मिडिल ईयर कैविटी के अंदर जो एयर होती है वो एयर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और बाहर एक्सटर्नली जो है ना वो एयर प्रेशर जो है वो अंदर एयर होती है, और जो बाहर जो एयर होती है एनवायरनमेंट के अंदर वो एयर प्रेशर आपको पता है, जिस तरह आप पहाड़ की ऊंचाई पे जाते हैं जो एयर प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, एयर प्रेशर कम होता जाता है, इसीलिए आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पहाड़ी इलाकों में खाना जो थोड़ा देर से बनता है, गोश्त देर में गलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो उसको आपको ओपन करने के लिए क्या आप वो करते हो कि आप नाक को पिच करते हो, मुंह में हवा भरते हो, और नीचे से जो वोकल फोल्ड्स हैं उनको अडेप्ट कर लेते हो, और बाहर को क्लोज लिप के अगेंस्ट आप ब्लो करने की, मुंह से हवा निकाल नहीं रहे बाहर, लेकिन आप लिप आपके आगे से क्लोज है और आप उसको ब्लो करने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आपका फेरिंक्स जो है वो कनेक्टेड होता है यूस्टेशन ट्यूब के साथ। यूस्टेशन ट्यूब मिडिल ईयर कैविटी के साथ कनेक्टेड होती है। तो आपकी ओरल कैविटी में से थोड़ी सी एयर मिडिल ईयर कैविटी के अंदर चली जाती है और दोबारा कान खुल जाते हैं। इसको पॉप आउट बोलते हैं, कान खुल जाते हैं। और इस मैनूवर को क्या बोलते हैं? वेलसेल्वा मैनूवर बोलते हैं, वेलसेल्वा मैनूवर।
ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं हेमलिक्स मैन्यूवर। हेमलिक्स मैन्यूवर क्या होता है? हेमलिक्स जब किसी को ये हमने अभी बात की थी, चलो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन किसी का फूड पार्टिकल अंदर चला गया और म्यूकोजा यहाँ पे जाके लॉज हो गया, ठीक है, उसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स ऑन हो गया। अब कफ रिफ्लेक्स तो ऑन हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो ये फूड पार्टिकल बाहर नहीं निकल रहा। अच्छा, ये म्यूकोजा ये सिर्फ कफ रिफ्लेक्स को भी ऑन नहीं करता, ये म्यूकोजा ये दूसरा ये क्या करता है, जो लैरिंक्स के नीचे जो मसल्स होते हैं ना, जितने भी आपने पढ़े हैं, वो एकदम स्पैज्म में चले जाते हैं सारे के सारे। जो ही कोई फूड पार्टिकल वेस्टिबुलर म्यूकोजा पे टच करेगा ना, या म्यूकोजा को टच करेगा, तो ये जो नीचे वोकल फोर्ड्स हैं ये फौरन अडेप्ट हो जाते हैं। एक एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कुदरत ने कि फूड पार्टिकल नीचे ट्रेकिया के अंदर ना जाए। एकदम जो ही फूड इधर टच करेगा तो ये वोकल फोल्ड वोकल कॉर्ड एकदम एक दूसरे को आके मिलके अडेप्ट कर जाएंगे। और ये वोकल फोल्ड क्या करेंगे, ये जो वोकल फोल्ड हैं, ये वोकल फोल्ड ये एकदम अडेप्ट हो जाएंगे। वेस्टिबुलर फोल्ड पे जो ही फूड टच करेगा तो ये वोकल फोल्ड एडक्ट हो जाएंगे, ताकि इस रेमा ग्लॉटिस को क्लोज कर दें और नीचे फूड पार्टिकल ना जाए। उससे क्या होगा, फूड पार्टिकल तो नहीं जा रहा, लेकिन एयर भी नहीं जा रही नीचे, ठीक है। और एयर जब नहीं जाएगी तो 5 मिनट्स के अंदर डेथ हो सकती है, और इसको चोकिंग बोलते हैं, चोकिंग। और पूरी दुनिया में कहते हैं 5,000 पीपल ऑन ईयरली बेसिस पे चोकिंग से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बीइंग ए क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर और मेडिकल एलाइड मेडिकल साइंसेज का, या इवन कॉमन बंदे को भी ये मनूवर आना चाहिए करने के लिए कि आपने ऐसे बंदे की हेल्प कैसे करनी जिसको अचानक चोक हो गया, उनके फैमिलीज में, घर में, कभी भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पीछे से आके आपने उसको पकड़ लेना है जिसको चोकिंग हुई हुई है, ठीक है। और आपने एक फिस्ट अपनी बनानी है, मुट्ठी अपनी, और उसको एपिगेस्ट्रियम में बिटवीन अम्बलाइकस एंड जिफिस्टर्नम इनके दरमियान में आपने रख देना है। और पामर साइड अपने पाम की जो वो है वो आपने साइड अपनी तरफ रखनी है, ठीक है जी। और दूसरे हाथ से आपने इसको ग्रिप कर लेना है, और पीछे से आके आपने इसको प्रेशर के साथ अंदर की तरफ को एक अपवर्ड थ्रस्ट देना है टुवर्ड द एपिगेस्ट्रियम, ऊपर एपिगेस्ट्रियम की तरफ आपने थ्रस्ट देना है। उससे क्या होगा, इस थ्रस्ट से ये देखो, ये अब इसमें दोबारा ये दिखा रहा है, पीछे से आके आपने इसको पकड़ लिया और आपने इसको फिस्ट बनाई, और फिस्ट को आपने इसको अपवर्ड थ्रस्ट, क्योंकि ये अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकल जब आप करने लगते हो, जब आपको सिखाई जाएंगी ये चीजें 3rd ईयर 4th ईयर में, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं और आप उसको पता भी चल रहा है। इससे होगा क्या, इससे ये देखो ना, आप जब इसको अंदर को पुश करते हो ऊपर को, तो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। जब ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये डायफ्राम को ऊपर को पुश करता है, ठीक है। ये डायफ्राम है, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी है। जब ये पुश होता है तो अंदर लंग्स जो होते हैं वो पुश होते हैं। जब लंग्स पुश होते हैं तो लंग्स में से एयर जो होती है वो निकलती है ट्रैकिया के थ्रू, ऊपर चली जाती है ट्रैकिया के थ्रू के लैरिंक्स में, और जाके वोकल कॉर्ड्स को खोल के, और वो जो क्योंकि नीचे से एक गश आता है एयर का, तो वो उसको ब्लॉक जो होती है उसको ओपन करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। और उसके बाद आखिर में मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बताऊंगा, पिरिफॉर्म फोसा, ठीक है। पिरिफॉर्म फोसा क्या है, पिरिफॉर्म फोसा ये आपको अरे एपिग्लॉटिक कोई इसको पारिफॉर्म बोलता है, कोई पिरिफॉर्म बोलता है, मैं इसको पिरिफॉर्म बोलता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसको पिरिफॉर्म फोसा, ये देखो, ये पारिफॉर्म फोसा आपको, ये अरे एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ठीक है। क्या है, एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड, एरेटिनॉइड, और ये इसका मीडियल बॉर्डर बनाता है, मीडियल बॉर्डर, यानी कि एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड के उस तरफ क्या है, लेरेंजियल इनलेट है, और इस तरफ क्या है, ये पेरिफॉर्म फॉसा है। तो पेरिफॉर्म फॉसा का मीडियल बॉर्डर के कौन बना रहा है, एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड बना रहा है, और दूसरी साइड पे क्या है, इंटरनल सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज और थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे अमूमन मैं आपको अभी इसी डायग्राम में दिखाता हूँ, इस जगह पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कोई भी फूड पार्टिकल, उसके अलावा फिश बोन स्पेशली, जो आप कभी कोई मछली शछली बंदा खा ले और वो कांटा, क्योंकि वो स्मूथ तो नहीं होता ना, उसकी तो नोकें होती हैं, वो कहीं जाकर फंस जाता है, वो नीचे तो इतने आराम से नहीं निकलता, तो वो क्या करता है, ये पायरिफॉर्म फोसा के अंदर यहाँ पे कहीं वो लॉज हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अब बाउंड्री देखो क्या है, ये क्या है, ये आपके पास एपिग्लॉटिक फोल्ड है मीडियली, और उसके मीडियल क्या है आपके पास,
थोरेसिक इनलेट है, और लैटरल पेरिफॉर्म फोसा की बाउंड्री क्या है, सॉरी ये, हाँ ये इसकी ये बाउंड्री क्या है, इसमें रेटिनॉइड थायराइड कार्टिलेज और थायरोहाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, जो इंटरनल लैरेंजियल की जो ब्लड वेसल्स आती हैं ना यहाँ पे, और नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। मैं आपको अभी ज़रा एक मिनट, ये टॉपिक मैंने आपको बताया था थोड़ा सा लंबा है, मुझे 5-10 मिनट और आपने देने हैं, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप इसको देखते रहिएगा। ये देखो, ये जो इंटरनल लैरेंजियल नर्व अंदर गई है ना, इसी तरह इंटरनल लैरेंजियल आर्टरी भी अंदर जाती है, वेन भी जाती है अंदर लैरिंक्स के अंदर। वो एक्चुअली जाके कहाँ पहुंचती है, इस पायरिफॉर्म फोसा में पहुंचती है। देखो यहां से गुजरने के बाद इधर आ जाती है, तो इसके ऊपर म्यूकोजा आ जाता है उन वेसल्स के ऊपर। तो आप ड्यूरिंग प्रोसीजर के वहां से आपने जो वो आपका जो कोई भी फूड पार्टिकल या कोई भी जैसा फिश बोन है, मछली का कांटा वगैरह, वो यहाँ पे लॉज्ड है। आप उसको निकालने के लिए जब कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई फोर्सेप वगैरह, तो आप इधर म्यूकोजा को डैमेज कर सकते हैं, और म्यूकोजा के नीचे क्या चीज पड़ी हुई है, यहाँ से जो अंदर से वेन्स आई थी वो पड़ी हुई हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। तो इस तरीके से अगर सुपी इंटरनल लैरेंजियल आपने नर्व भी डैमेज कर दी, तो वोकल कॉर्ड के ऊपर ऊपर जितना जो है आपका म्यूकोजा, वो सारा क्या हो जाएगा, एनेस्थीसिया हो जाएगा उसका, क्योंकि सेंसेशन खत्म हो जाएगी। और जो वेस्टिबुलर म्यूकोजा का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना, कि जब उस पर कोई फूड पार्टिकल टच करता है और दोनों वोकल कॉर्ड आपस में अडेक्ट हो जाते हैं, वो लॉस हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फूड पार्टिकल वोकल कॉर्ड से नीचे गुजर के, क्योंकि वो वोकल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म लॉस हो गया, और नीचे लैरिंक्स में जाके लॉस हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा छोटी छोटी एक दो चीजें और रह गई हैं, ये मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप ये मैंने इसमें पारिफॉर्म की बाउंड्री शाउंड्री सारा कुछ लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर किसी में उस इस कंडीशन में आप क्या करते हो, आपने ये जो आपको नजर आ रही है ना, एक मिनट में, ये थायरोहाइड क्रिकोहाइड थायराइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर आप क्या करते हो, वोकल कॉर्ड्स ऊपर होते हैं ना, तो अब किसी को लॉज हो गया, चोक हो गया, तो आपने अक्सर वो मूवीज वगैरह में, इंग्लिश मूवीज में, हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, या फिर ये एड शेड भी, एक दो वीडियो क्लिप मैंने उसमें देखे हैं, सीजन वगैरह, उनमें दिखाते हैं ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन को, इसको फील किया, पल्पेट किया जा सकता है। इसमें से कोई सिरिंज जिसके अंदर इसके अंदर वाइट बोर हो, उसकी नीडल के अंदर, उसमें आप उसको यहाँ पे इसको अंदर पास कर देते हैं, और इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी कर, ये इमरजेंसी क्रिको वो है, ट्रेकियोस्टमी है, या थैरेडक्टमी है इसमें। या आप पेन का वो निकाल ले, इसमें ये नहीं होता पेन का, जो ऊपर आप आउटर वो होता है, अंदर से उसका जो बॉल पॉइंट पेन की बात कर रहा हूँ, जो अंदर से आप उसका इंक वाला पोर्शन है वो बाहर निकाल दो, तो बाहर जो उसका हॉलो ट्यूब रह जाती है ना, किसी उससे निक करके यहाँ पे, और उसको जबरदस्ती आप अंदर पुश कर दो, ताकि जो ऊपर वोकल कॉर्ड्स क्लोज हैं और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर चली जाए, और आप उसकी जान बचा सको। तो ये इमरजेंसी प्रोसीजर है, ठीक है। और उसके अलावा एक और कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं ट्रेकियोस्टमी। ये नीचे क्या है, ये थायराइड है, ये फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, सेकंड ट्रेकियल रिंग है, इनके बीच में भी लिगामेंट्स होते हैं। तो समटाइम्स आप इन लिगामेंट में से अंदर जाते हैं। ये तो इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी थी। अब आप ओटी में ले जाके किसी को, अगर आपने ऊपर ओरल उसमें सर्जरी करनी है, या आपका मुंह का कैंसर है, वहां से वो ब्रीथ नहीं कर सकता, ऑक्सीजन नीचे नहीं जा रही, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी की जाती है। अब ट्रेकियोस्टमी क्या है, ट्रेकियोस्टमी ये है कि लैरिंक्स के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, ठीक है, और वो फर्स्ट ट्रेकियल रिंग, सेकंड ट्रेकियल रिंग के दरमियान, या सेकंड या थर्ड के दरमियान में ट्यूब अंदर इंसर्ट की जाती है। और वो ट्यूब जब आप इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है मिड लाइन ऑफ द नेक में। और उस मिड लाइन ऑफ द नेक में सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए, यहाँ पे आप सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे ये थायराइडिमा आर्टरी है, थायराइडिमा आर्टरी, ठीक है, और ये 10% लोगों में होती है, सब में नहीं होती। ये थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है, और कॉमन ब्रोकस वाले ट्रंक से या कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकलती है। इसका आपको जहन में होना चाहिए कि आप मिड लाइन में सर्जरी करेंगे, कहीं इसको डैमेज ना कर दें। उसके अलावा आपने ये देखो, इंफीरियर थायराइड वेन्स,
इनका ख्याल करना होता है। यहाँ पे ये लिम्फ नोड्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। जगुलर वेन्स और ब्रेकोस्फेरिक वेन्स का आपको यहाँ पे इनको डैमेज ना कर दो, ठीक है। उसके अलावा ये इस्थमस है थायराइड ग्लैंड का, इसको आपने ये थायराइड राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, इनको आपने जो है ना इसको वो करना होता है। तो अब ये आखिर में आप एक हल्की सी एक छोटी सी मैंने बल्कि उससे पहले समटाइम ये थायराइड मेम्ब्रेन है और थायराइड मेम्ब्रेन के इंटरनल लेरेंजियल नर्व अंदर जा रही है, इसको आपने एनेस्थीसिया करना है क्योंकि आपने अंदर कोई प्रोसीजर करना है। तो उसके लिए आप एनेस्थेटिक एजेंट जो है ना वो थायराइड मेम्ब्रेन को पेल्पेट करके और पीछे पोस्टीरियर कॉर्नर को पेल्पेट करके उससे 1 सेंटीमीटर आगे आके आप यहाँ पे अपनी एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो इंस्टॉल कर देते हो। उससे अंदर जो है ना वो सारे का सारा वोकल कॉर्ड से ऊपर सारा एनेस्थीसिया हो जाएगा। और चूंकि ये आप ओटी में कर रहे हो, उससे पहले आपने उस ट्यूब वगैरह सब कुछ आपने पास कर दिया हुआ, ठीक है। और ये छोटी सी मैंने आपके लिए वीडियो रखी है, इसको देखो तो उसके बाद हमारा वो खत्म हो जाएगा। ये ट्रेकियोस्टमी करने का इसने आपको प्रोसीजर बताया हुआ, ठीक है। ये वीडियो है एक छोटी सी, मैं साथ साथ आप आवाज नहीं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये मिड लाइन ऑफ द नेक में सबसे पहले मिड लाइन में एक इंसिजन देगा स्किन में, ठीक है। ये इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, फिर ये फैट को हटाएगा स्किन के नीचे, फिर इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये आप इंफ्रा हायर्ड मसल्स आ गए हैं सारे, स्ट्रैप मसल्स जो हैं आपने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ोगे भी। इनको डायसेक्ट करेगा वर्टिकली अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, इनको हटाएगा। ये नीचे थायराइड ग्लैंड का वो आ गया, इस्थमस आ गया, इसको या तो कट कर देगा या ऊपर या नीचे को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। ये किया, ये नीचे ट्रेकियल रिंग्स आ गए। अब इसमें हॉरिजॉन्टली ट्रेकियल रिंग के दरमियान में जो वो मेम्ब्रेन है उसमें वो करने के बाद ये इसने एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी है, ठीक है। अब ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल दी है, ठीक है। और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालने के बाद ये इसने ट्रेकियोस्टमी कर दी है, ठीक है। तो आई होप के मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। और अगर जिस बच्चे को कुछ पॉइंट्स अगर उसके वो नहीं, आप मेरे से भी सवाल पूछ सकते हो। और उसके अलावा आप जो है ना इस वीडियो को बार बार जाके देख सकते हो, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ये आपको लैरिंग्स तो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, जितना मैंने आपको कोशिश की है अच्छे तरीके से पढ़ाने की। तो इस वीडियो को बार बार देखो, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, मैं आपको भी लिंक सेंड करता हूँ, तो इसको देखना है आप लोगों ने, ठीक है। थैंक यू। वो मैंने एक और क्लास को पढ़ाया था बीडीएस को, वो डला हुआ है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। लेकिन ये वाला लेक्चर, आप लोगों वाला लेक्चर जो है पूरा है, ये एक ही लेक्चर में वो दो लेक्चर, दो मुख्तलिफ एक घंटे के लेक्चर है। ये हमारा 1.5 घंटे के पूरा लेंथ मैंने कवर कर दिया, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर बुक से नहीं भी पढ़ना चाहता, यहाँ से भी पढ़ के वो अगर लिख लेगा तो उसके लिए काफी है। लेकिन बुक पढ़नी है, ये नहीं कि बुक नहीं पढ़नी। चलो ओके, खुदा हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।